हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मी छोटी बहन को सबसे छुपा छुपा कर रखती थी और कहती थी कि इसके अंदर ऐसी कमी है कि अगर किसी को मालूम हो गई तो तेरी शादी नहीं होगी। मैं बड़ी परेशान हो गई, लेकिन अम्मा ने मुझे बहन का वो राज ना बताया। जब मेरी शादी हुई तो इसके 3 साल बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। मैं बहन को अपने घर ले आई, लेकिन मेरी बहन को देखते ही मेरे शौहर ने तलाक दे दी। मैंने गुस्से से बहन को बुरा भला कहा। जब बहन ने रोते हुए मुझे अपने जिस्म पर ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरी रूह कांप गई। वो कमी उसकी नहीं, मेरी थी, क्योंकि उसके जिस्म पर मेरा नाम सामिया है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरी माँ रेशमा मालकन की कोठी पर साफ सफाई का काम करती थी और खाना बनाती थी, और वहाँ से जो पैसे मिलते उनसे अम्मा हमारा पेट पालती थी। हमारा घर शहर से ज़रा हटकर एक कच्ची बस्ती में था, जहाँ बहुत कम आबादी थी। कच्ची आबादी में गिने चुने चंद घर थे, और वो भी इतने फासले पर कि महीनों कोई किसी के घर तो क्या, किसी से मिलता भी नहीं था। वहाँ जितने लोग भी रहते थे सब हम जैसे ही थे, गरीब और अमीर लोगों के घरों में काम करने वाले। हम 2 बहनें थीं। मेरी छोटी बहन कांता थी। वो मुझसे 10 या 5 मिनट ही छोटी थी, यानी कि हम दोनों जुड़वा ही थीं। लेकिन मैंने हमेशा उससे 5 मिनट बड़े होने का फ़ायदा उठाया था। मैं हमेशा उस पर रोब जमाती थी, और वो इतनी मासूम और भोली भाली थी कि मुझे खुद से 5 साल बड़ा तस्वुर करके मेरी इज्जत बिल्कुल अम्मी की तरह करती थी, और मेरी हर बात को हुक्म समझ कर मानती थी। मेरे अब्बू नहीं थे, और ये हमें भी नहीं पता था कि वो ज़िंदा भी हैं या मर चुके हैं, और ना ही अम्मी ने कभी हमें बताया था। हमारे वल्दियत के खाने में हमारे गार्जियन के तौर पर हमारे नाना का नाम लिखा था। हमारा बाप कौन है और इसका नाम क्या है, मैं और मेरी बहन दोनों नहीं जानती थी, और ना कभी अम्मा ने हमें बताया था। बचपन में जब बस्ती के बच्चे खेलने के लिए तालाब के किनारे इकट्ठे होते थे तो सब अपने साथ खाने पीने और कभी खेलने के लिए गेंद, बल्ला, गुड़िया या फुटबॉल लाते थे, और इतने खुश होकर बताते थे कि ये उनके लिए उनके अब्बू लेकर आए हैं। और तब मैं उदास होकर घर वापस आ जाया करती थी। मुझसे फिर खेला ही नहीं जाता था। मैं घर आकर अम्मा से एक ही सवाल किया करती थी कि मेरे अब्बू कहाँ हैं और कौन हैं, लेकिन अम्मी मुझे डांट डपट कर चुप करवा दिया करती थी। अम्मी की डांट खाने के बाद मैं रोती रहती और फिर रोते रोते ही सो जाया करती थी। अब्बू के ना होने का सबसे ज़्यादा फ़र्क मुझे पड़ता था, और मैं हैरान होती थी कि मेरी छोटी बहन कांता अब्बू का नाम तक न लेती थी। मुझे कांता और अम्मा बहुत कठोर लगती थी, जिन्हें मेरे अब्बू के होने ना होने से कोई फ़र्क ही ना पड़ता था। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं घर से बाहर जाती थी, बच्चों को देखती, उनके लाड उठाते उनके बापों को देखती थी। मुझे तकलीफ़ होती थी जो कांता को नहीं होती थी, क्योंकि कांता कभी घर से बाहर जाती ही नहीं थी। उसने कभी घर की खिड़की से आगे का आसमान नहीं देखा था। वो कहीं जाती ही नहीं थी। उसका ठिकाना हर वक्त घर ही हुआ करता था। और जब मैं करीबी सरकारी स्कूल चली जाती थी और अम्मा काम पर चली जाती थी, तो अम्मा काम पर जाने से पहले कांता को अच्छी तरह समझा बुझा कर दरवाजे को ताला लगा देती थी, और कांता ने यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। कांता को बहुत कम से ही कम, बल्कि सिर्फ इक्का दुक्का लोगों ने ही देख रखा था। वो हमेशा लोगों से दूर रही थी, इसलिए नहीं जानती थी कि इस भरी दुनिया में बाप के बगैर जीना कितना मुश्किल है, कितनी तकलीफ़ होती है जब लोगों को उनके बच्चों के साथ खुश देखती थी और अपनी ज़िंदगी को नामुकम्मल और उजड़ा हुआ महसूस करती थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पढ़ते बच्चे मेरे जैसे ही घरों से थे, लेकिन जब छुट्टी होती तो इनके गरीब बाप अपने कामों से छुट्टी करते, माथे से पसीना पोंछते अपने बच्चों को लेने आते थे। किसी को कंधे पर बिठाते तो किसी की उंगली पकड़कर चले जाते थे, और मैं अपना बैग घसीटती, सर झुकाए, आंसू बहाती, अपने अंदर ही जलती बुनती रहती थी। बाप की ज़रूरत औलाद को हमेशा रहती है, और ख़ास तौर पर एक बेटी को तो बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और मुझे हर पल अपने अब्बू की बेइंतहा ज़रूरत महसूस होती थी, और अपनी अम्मी पर कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था कि वो क्यों नहीं बता देती कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। मुझे अपने अब्बू का पता चल जाता
तो मैं 1 मिनट भी अम्मी के साथ न रहती और अब्बू के पास चली जाती। लेकिन मसला यही था कि मुझे तो अपने अब्बू का नाम भी नहीं आता था और ना कोई तस्वीर थी। वो अगर मुझे कहीं आते जाते मिल भी जाते तो मैं उन्हें पहचान नहीं सकती थी। हम जिस घर में रहते थे वो घर मेरे नाना जान का था, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनाया। गरीब को जहाँ कम दाम में जगह मिल जाए वो वहीं अपना आशियाना बना लेता है। नाना जान को भी घाटे में मिला वो घर और ले लिया। इसके बाद मेरी माँ इसी घर में जवान हुई थी और फिर शादी भी वहीं हुई थी और मेरी और कांता की पैदाइश भी इसी घर की थी। हमें तो अपने बाप के घर पैदा होना भी नसीब नहीं हुआ था। जब तक नाना जान थे तब तक समझ नहीं आई थी कि बाप होना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं छठी क्लास में थी जब नाना जान भी इंतकाल कर गए थे और इनके बाद मुझे शिद्दत से महसूस होने लगा कि सबके अब्बू होते हैं तो हमारे अब्बू क्यों नहीं हैं। अम्मा को अब्बू के ज़िक्र पर गुस्सा आता था और वो अब्बू का जिक्र छेड़ने पर ही आपे से बाहर हो जाया करती थी और ज़्यादा भड़क जाती तो बर्तन उठा उठा कर फेंकने लगती थी। वो एकदम से जैसे पागल हो जाया करती थी और शुरुआत में तो मैंने घबरा कर अब्बू का जिक्र करना ही छोड़ दिया, मगर जब बाहर की दुनिया में लड़कियों को इनके अब्बू के साथ खुश देखती तो फिर कुड़ती रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अम्मा की तरह ही चिड़चिड़ी होती गई। माँ बर्तन फेंकती तो मैं भी उठा उठा कर फेंकती थी। अम्मी चीखती चलाती थी तो मैं भी चलाने लगती थी और कभी कभार मैं अपने बाल भी नोच लेती थी। मुझे ये सब करते देखकर अम्मा ने चीखना चलाना छोड़ दिया था और उन्हें समझ आने लगी थी कि मुझे प्यार से समझाना चाहिए और अम्मा मुझे समझाती थी, दुनिया जहाँ के किस्से सुनाती थी, लेकिन इन किस्सों में मेरे अब्बू नहीं होते थे। अम्मी मेरी दुनिया भर के सवालों के जवाब दे सकती थी, लेकिन जहाँ बात मेरे अब्बू की आ जाती थी तो अम्मी को ऐसी चुप लग जाती कि फिर दुनिया की कोई ताकत अम्मी को बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने अम्मी से अब्बू के मुतल्लिक बात करनी छोड़ दी, बल्कि अब्बू के मुतल्लिक तो क्या, मैंने अम्मी से बात करनी ही छोड़ दी थी। मुझे अम्मी अच्छी नहीं लगती थी, वो मुझे जालिम लगती थी, बिल्कुल रापुंज़ल की माँ की तरह। मैं ये सब अपनी माँ के लिए सोचकर गुनाहगार हो रही थी, लेकिन ये सच में मुझे लगता था कि मेरी माँ रापुंज़ल कहानी वाली वो चुड़ैल है जो सारी ज़िंदगी रापुंज़ल को उसके अपनों से दूर रखती है। मेरी माँ भी तो यही कर रही थी। मेरी माँ ने एक तरफ कभी मेरे अंदर उठते मेरे सवालात के जवाब दिए थे और ना कांता को कभी घर से बाहर जाने दिया था। अम्मी सिर्फ मेरी कहानी की जालिम माँ नहीं थी, बल्कि वो कांता के मामले में भी मेरे मामले से ज़्यादा जालिम साबित हुई थी। मेरी कहानी तो कहीं दूर दूर से रापुंज़ल से मिलती थी, लेकिन कांता तो रापुंज़ल की ज़िंदगी जी रही थी। कांता की कहानी एक नई रापुंज़ल की कहानी थी जो घने जंगल के एक दरख्त पर बने घर से निकलकर आबादी से दूर इस कच्ची बस्ती के एक कच्चे से घर में सांस लेती थी। कांता और मेरी शक्ल कमोबेश थोड़े से फ़र्क से एक जैसी थी, लेकिन कांता की सादगी और मासूमियत ने उसे बेपनाह खूबसूरत बना दिया था। वो बहुत ठहर ठहर कर धीमा बोलती और बहुत कम बोलती थी, जबकि उसके मुकाबले में मेरी ज़बान हुन्नर थी, जिससे मैं सामने वाले पर ताक ताक कर वार करती थी। कांता सारी ज़िंदगी घर की चारदीवारी के अंदर कैद करके रखी गई, तो इसका असर भी गहरा था। वो नहायत डरपोक और दब्बू लड़की थी जो चूहे से भी डर जाती थी, और मैं ऐसी थी कि खड़े खड़े सांप मार दिया करती थी। मुझे अम्मी अच्छी नहीं लगती थी और कभी कभी तो मुझे इनसे नफरत हो जाती थी जब मैं कांता को देखती थी। अम्मी ने पहला जुल्म हमें हमारे बाप से और हमारी पहचान से दूर रख कर किया था, और दूसरा उन्होंने कांता को घर में बंद रख कर किया था। हमारे इर्द गिर्द बसते और हमें जानने वाले लोगों के लिए सिर्फ मेरी अम्मी की एक ही बेटी थी, और वो थी मैं। कांता को कोई भी नहीं जानता था और ना ही अम्मी ने कभी किसी को कांता के बारे में बताया था। लोगों के नज़दीक कच्ची बस्ती के इस घर में 2 औरतें रहती थी, एक मैं और दूसरी मेरी अम्मी। कांता के होने का कोई नाम निशान नहीं था। इसका होना ऐसा था जैसे घर में नौकरानी होती है। अम्मी काम पर चली जाती थी और मैं स्कूल चली जाती थी, और पीछे कांता घर साफ करती थी, हमारे जूठे बर्तन कपड़े धोती थी और हमारे लिए खाना बनाती थी। ऐसे लगता था वो दुनिया में बस मेरी और अम्मी की खिदमत करने के लिए आई थी। कांता कौन से ना करदा गुनाह की सज़ा पा रही थी, ना मैं जानती थी और ना ही कांता खुद जानती थी। और कांता की हालत देखकर
مجھے پھر سے ابو کی یاد ستانے لگتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ کاش مجھے ابو کا ایڈریس مل جائے تو میں کانتا کو لے کر امی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چلی جاؤں اور پھر کبھی امی کے پاس نہ خود واپس آؤں نہ ہی کانتا کو آنے دوں۔ تبھی امی کو پتہ چلے کہ وہ کتنی غلط تھیں، انہوں نے کتنا کچھ غلط کیا تھا ہمارے ساتھ۔ مجھے ایک مضبوط محفوظ چھت چاہیے تھی، جو مل جاتی تو میں کبھی پلٹ کر اپنی ماں کو نہ دیکھتی، اور سارا مسئلہ ہی چھت کا تھا جو میسر ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ میں نے 10ویں تک سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی اور ہمیشہ دوستے بنانے سے گریز کیا تھا، کیونکہ میں دوستوں کے جھرمٹ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ مجھے کسی کی زندگی کے مکمل قصوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ مکمل قصے سن کر میری ادھوری زندگی میں مزید ادھورے پن کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں تنہائی پسند ہوتی چلی گئی۔ میں خود کو احساس کمتری اور ادھوری زندگی کی تکلیف سے جتنا ہو سکتا بچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ میرے دل سے چیخیں نکلتی تھی۔ میں نے جب میٹرک پاس کی تو اعزازی نمبروں سے پاس کی تھی، میری اچھی پوزیشن آئی تھی، اور میری اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسکول انتظامیہ نے میرے لیے ایک تقریب منعقد کی، جس میں مجھے اسکول کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے انعام ملنا تھا۔ میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی تھیں جو پوزیشن لینے والوں میں شامل تھیں۔ اسکول انتظامیہ نے ہمیں کہا کہ اپنے والدین کو ساتھ لانے کا، اور اس دن میں سب کچھ بھلا کر بڑے مان سے امی کے پاس گئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے اسکول چلیں اور میرے ساتھ میرا انعام وصول کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، لیکن امی نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کی مالکن ریشما کے ہاں تقریب تھی جس میں کاموں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے ان کی ضرورت تھی اور انہیں وہاں جانا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بھی ان کی ضرورت ہے، اور اس دن پھر سے میرے دل میں امی کے لیے میل آ گیا تھا۔ انہیں ساری دنیا کی فکر تھی سوائے اپنی اولاد کے۔ اپنی کامیابی پر ملنے والے انعام میں نے اکیلے وصول کیا، اور وہ انعام میرے لیے بے حد قیمتی ہوتا اگر اس دن امی میرے ساتھ آ جاتی۔ اسٹیج پر سب سے پہلا انعام مجھے ملا تھا اور وہ میں نے اکیلے ہی وصول کیا، اور اس کے بعد جن 2 لڑکیوں نے انعام وصول کیا مجھے ان پر رشک آیا تھا۔ دونوں لڑکیوں کے ساتھ ان کے ماں باپ آئے تھے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اسٹیج پر حوصلہ افزائی کی اسپیچ بھی دی تھی، اور میں اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ گویا کہ پہلا انعام مجھے ملا تھا، لیکن وہ 2 لڑکیاں تو میری نظر میں فتح یاب تھیں کہ ان کے پاس باپ تھا جو اپنی اولاد پر سایہ ہوتا ہے، اور ماں تھی جس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر شاباش کہا تھا، اور میرے پاس یہ دونوں ہی لوگ نہیں تھے۔ باپ جانے کہاں تھا اور ماں کو وقت نہیں تھا۔ میں انعام لے کر گھر آئی تو میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ خوشی تو اپنوں سے ہوتی ہے، اور میرے پاس کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ مجھے اس روز بھری دنیا میں اپنا آپ اکیلا محسوس ہوا، اور پھر مجھے کانتا پر ڈھیر سارا پیار آیا تھا جب وہ ٹرے میں چائے، سموسے، پکوڑے، مٹھائی اور کیک لے کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ ایکسپرٹ شیف تھی جو ہر قسم کا کھانا چٹکیوں میں بنا سکتی تھی، اور میری کامیابی کی خوشی میں وہ صبح سے یہ سب بنا رہی تھی۔ اس دن جب میں مکمل طور پر مایوس تھی اور میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تب میرے پاس کانتا تھی۔ وہ کہنے کو مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس دن میں نے اس سے اپنے قد سے بڑا پایا تھا۔ اپنی کامیابی کی خوشی منانے کے بعد میں اس کی گود میں سر رکھ کر ماں کی ممتا تلاش کرتے لیٹ گئی تھی، اور اس دن میں کافی دیر تک سوتی رہی تھی اور بڑی سکون کی نیند سوئی تھی۔ جب جاگی تو رات ہو چکی تھی اور امی کانتا پر کسی بات پر جھگڑ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ دن کو جو اتنے لوازمات کانتا نے بنائے تھے تو ضرور اب اماں سے اس کی شامت آئی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو اماں کی توجہ کانتا سے ہٹ گئی تھی، اور اب وہ میرے پاس آئی تھیں اور مجھ سے انعام میں ملنے والی رقم کا مطالبہ کر رہی تھیں، جو میں نے ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا تھا کہ میں کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں اور اس سال کانتا سے بھی پرائیویٹ 9ویں کلاس کا امتحان دلواؤں گی۔ اماں نے یہ سنا تو بفر گئی تھیں اور کہنے لگی تھیں مجھے کالج میں داخلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میری شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں، اور کانتا امتحان کیا دے گی بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گی، کیونکہ کانتا کے اندر ایک ایسی کمی ہے کہ اگر لوگوں نے کانتا کو دیکھ لیا تو میری شادی نہیں ہوگی۔ مجھے اماں کی بات پر حیرت ہوئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کانتا کی وجہ سے میری زندگی پر کچھ اثر پڑے۔ اس دن اماں نے ساری انعامی رقم
اپنے قبضے میں کر لی تھی اور میرا کانتا کے حمایت میں کہنے والا ایک بھی لفظ نہیں سنا تھا۔ مجھے کانتا سے بے پناہ ہمدردی تھی، جو جانے ماں کی کن کن فضول سوچوں کی بھیڑ چڑھ رہی تھی، لیکن کانتا کے ماتھے پر مجال ہے جو ایک بل بھی آتا۔ وہ ماں کی گالیاں بھی یوں سنتی تھی جیسے وہ اس کی تعریف کر رہی ہوں۔ امی میری رقم اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اگلے دن مجھے اپنے ساتھ ریشما مالکن کی کوٹھی پر لے گئی تھی، تاکہ جب تک میری شادی کا انتظام نہیں ہو جاتا میں تھوڑا کما لوں۔ ریشما مالکن کی کوٹھی کئی کنال پر پھیلی ہوئی بے پناہ خوبصورت کوٹھی تھی، جسے دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ جتنی ریشما مالکن کی کوٹھی خوبصورت تھی، خود ریشما مالکن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ پیسہ انسان کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ وہ نوٹوں میں کھیلتی تھی، اس لیے وہ بڑھاپے میں بھی جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھی، اور ہم جیسے لوگ تو عین جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں ریشما مالکن کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ ریشما مالکن کا لمبا قد، بادامی آنکھیں اور مصنوعی ہونٹ اور ناک، ایکسٹینشن لگے بال جنہیں ڈائی کیا گیا تھا، مصنوعی طریقہ ہی صحیح لیکن اسے بے پناہ خوبصورت بنا رہے تھے۔ اماں سالوں سے ریشما مالکن کے ہاں کام کرتی تھی، اس لیے بنا کوئی سوال کیے اور میری طرف دیکھے ریشما مالکن نے مجھے کھانا بنانے کے لیے ملازم رکھ دیا، اور اماں ریشما مالکن کی یوں شکر گزار ہو رہی تھیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سا احسان کر دیا ہو اس نے ہم پر۔ اماں کا بس چلتا تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پینے لگتی، اور سچ میں اس کے پاؤں اس قدر صاف شفاف اور سفید تھے کہ اس کے اگر پیر دھوئے جاتے تو اس پانی کو پینے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی۔ میں ہرگز بھی اماں کی طرح زندگی لوگوں کے گھر کام کر کے نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن اماں نے لا کر پھنسا دیا تھا۔ میں کھانا بنا لیا کرتی تھی، لیکن ویسا بالکل بھی نہیں جیسا کانتا بناتی تھی۔ کانتا کے ہاتھ میں تو جادو تھا، جادو۔ میں نے اماں سے کہا کہ میری جگہ یہاں نوکری پر کانتا کو لے آئے تو ریشما مالکن خوش ہو جائے گی، لیکن اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ خبردار، کانتا کا نام نہ لینا، وہ کیوں لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی۔ اور اس وقت ایک دم سے ہی میرے اندر کانتا کے لیے حسد نے جنم لے لیا۔ ماں کانتا کو لوگوں کی نوکر نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن مجھے بنانا چاہتی تھی۔ ماں کانتا کو گھر سے باہر بھی نہیں نکالتی تھی اور مجھے کھانے پکانے والی ماسی بنا دیا تھا۔ میرے اندر جو کانتا کے لیے ہمدردی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ ماں مجھ سے زیادہ کانتا سے پیار کرتی ہے، اور صرف کانتا سے ہی پیار کرتی ہے۔ اس دن میں گھر جا کر کانتا سے خوب لڑی، اسے ڈانٹا اور بہت باتیں سنائی جنہیں وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی، اور ایک لفظ بھی جواب میں منہ سے نہیں نکالا۔ مجھے اس پر غصہ آتے آتے پیار آنے لگتا تھا، اور پیار آتے آتے غصہ آنے لگتا تھا، اور اس دن بھی مجھے اس پر غصہ کرتے کرتے اس کی معصوم شکل پر پیار آ گیا تھا۔ وہ کس دنیا کی باسی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اکثر جب بھی کوئی چیز لاتی تو وہ اسے بہت شوق سے دیکھتی تھی، اور تب میرا دل کرتا تھا کہ میں کانتا کے پیروں میں پڑی ساری زنجیریں توڑ کر اسے باہر کی دنیا دکھانے کے لیے لے چلوں۔ بھلا اس معصوم سی لڑکی کی وجہ سے میری شادی میں کیوں کر رکاوٹ آنی تھی، لیکن میں ماں کے آگے بے بس تھی۔ انہی دنوں میں نے اپنی کوششیں اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے تیز کر دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے میرے ابو مل جائیں، تاکہ میری ماں سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن جان آسانی سے کہاں چھوٹنے والی تھی۔ اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنے بھی شروع کر دیے تھے جیسے میں بوڑھی ہونے لگی ہوں۔ وہ رشتے والی بوا کو بلاتی تھی اور کانتا کو چھپا دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کے فرض سے وہ جلد سے جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہیں۔ وہ دنیا کے سامنے کانتا کو بیٹی نہیں تسلیم کرتی تھی، اور یہ بات مجھے جتنی تکلیف دیتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ کانتا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ سب سن کر مگر مجال ہے جو اپنے حق کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نکالتی۔ اسے دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ منہ میں دہی جما کر پیدا ہوئی تھی۔ رشتے کرانے والی بوا روز نت نئے رشتے لے کر آتی تھی، لیکن امی کے دل کو کوئی رشتہ نہیں بھاتا تھا۔ میں دعا کرتی تھی کہ یوں ہی اماں ٹالتی رہیں اور اس میں 3-4 سال نکل جائیں، کیا پتہ تب تک مجھے میرے ابو مل جاتے اور مجھے اماں کی فضول باتیں ماننا ہی نہ پڑتی۔ کہتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے، اور میری تو ساری دنیا ہی اس امید پر قائم تھی کہ کسی دن ابو مل جائیں گے اور زندگی ایک دم خوشحال ہو جائے گی۔ میں نے زندگی بھر جس واحد انسان کا انتظار کیا تھا وہ میرے ابو تھے، اور میری زندگی تو ان کا انتظار کرتے کرتے ہی ختم ہو جانی تھی، بنا دیکھے
बिना अपने अब्बू को जाने मैंने उनसे बेपुनाह मोहब्बत की थी, इतनी मोहब्बत जितनी मैं दुनिया के किसी इंसान से कर सकती थी और ना की थी। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं बदल गई, मेरा इंतज़ार बदल गया, मेरी तरजीहात बदल गईं, मानो तो सारी दुनिया ही बदल गई या मुझे लगने लगी थी। अम्मी की कड़वी कुसेली बातें मुझे अचानक से मीठे गीत लगने लगी थी। कांता की हद से ज़्यादा मासूमियत अब मुझे तैश दिलाने की जगह इस पर प्यार दिला देती थी और हर तकलीफ मुझे मखमल का बिछोना लगने लगी थी। जिंदगी यूं भी अचानक बदल सकती थी, मुझे इल्म नहीं था, लेकिन बदली तो ऐसी बदली कि सब कुछ ही बदल गया था। हुआ कुछ यूं था कि मैं मामूल की तरह ही रोज़ जाती थी अम्मा के साथ रेशमा मालकन की कोठी पर काम करने, और इन्हीं दिनों कोठी के हर मुलाजिम की ज़ुबान से एक ही नाम सुना था, सलमान सदीकी, रेशमा मालकन का बेटा। हर मुलाजिम घबराया घबराया सा लग रहा था और मुलाजमों से ही सुनने में आया कि सलमान सदीकी बेहद गुस्से वाला इंसान है। साल में 1 माह के लिए पाकिस्तान आता था और इस 1 माह में सबको तिगनी का नाच नचवा कर जाता था। सलमान सदीकी पेशे के लिहाज से वकील था और कनाडा में पढ़कर वहीं सेटल भी हो गया था। अच्छी जॉब पर था, ख़ानदान पैसे वाला था, लेकिन अभी तक सलमान सदीकी ने शादी नहीं की थी और मुलाजमों के ख्याल में किसी ने सलमान से शादी नहीं की होगी, क्योंकि उस जैसे गुस्सेल को संभालना या बर्दाश्त करना किसी के बस में न था। उसे बर्दाश्त करने के लिए दिल और गुर्दा ज़रा बड़ा चाहिए था। अम्मा भी उसके आने पर परेशान थी, क्योंकि अम्मा ने बताया था कि साल भर का जो मुश्किल तरीन और भयानक महीना होता है वो सलमान सदीकी का पाकिस्तान में होना होता है। वो इंतहाई बदतमीज़ और बदलिहाज इंसान था, जिसे बड़े छोटे की कोई तमीज़ नहीं, और जब बोलता है तो लगता ही नहीं कि कनाडा से पढ़ कर आया है। अम्मा और दूसरे मुलाजमीन से उसकी इतनी तारीफ़ें सुन ली थी कि मैं तो उससे मिलने के लिए बेताब थी कि जाने कैसा अड़ियल घोड़ा है जिसके इतने चर्चे हैं। 2-3 दिन कोठी में उसके आने की खूब तैयारियां होती रहीं और फिर एक दिन वो आ गया। इसको लेने रेशमा मालकन खुद गई थी एयरपोर्ट, और जब उसे लाए तो सब मुलाजिम चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए इस पर फूल बरसा रहे थे और झूठी खुशी का इजहार कर रहे थे, और मैं एक तरफ खड़ी उसे देखते ही सकते में चली गई थी और बिना पलके झपकाए टिकटिकी बांध कर उसे देखे गई कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है। वो जब मेरे पास से गुजरा तो हाथ से चुटकी बजाई तो फौरन से मेरा सकता टूटा था, और उसके बाद जो हुआ था वो मैं हरगिज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने जो कुछ इसके बारे में सुन रखा था वो मुझे यकीन ही नहीं करने दे रहा था। उसने पहले मेरे आगे चुटकी बजाई और फिर मेरे गाल को नरमी से थपथपाते हुए वो मुस्कुराकर कोठी के अंदर चला गया। मैं तो बेहोश होते होते बची थी। रेशमा मालकन जिस कदर हसीन थी, उसका बेटा उसी कदर डैशिंग था। वो अगर गुस्सा करता था, नखरा करता था या खुद पर गरूर करता था तो ठीक ही करता था। इस पर गरूर, गुस्सा और नखरा जचता भी था, बल्कि ऐसा लगता था ये तीनों चीज़ें कायनात में सलमान सदीकी के लिए ही बनाई गई हैं। इस दिन मेरे जहन में अम्मा और मुलाजमों की वजह से बना हुआ इसका इमेज टूट गया था और लाशौरी तौर पर मैं इसके बारे में सोचने लगी थी। इसके बारे में सोचता मुझे अच्छा लगा था, वो मुझे अच्छा लगने लगा था, और इतना अच्छा लगा था कि मैं उसकी होने का इंतज़ार करने लगी थी। मैं नौकरानी से रानी बनने के ख्वाब देखने लगी थी। वो जब मेरे बनाए खाने की तारीफ़ करता था तो मैं हवाओं में उड़ने लगती थी और ख्वाबों में खुद को इसके साथ देखती थी। और फिर एक दिन उसने मेरी आंखों में अपने ख्वाबों को पकड़ लिया था। उस दिन अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो वो काम पर नहीं आई थी, और इस वजह से अम्मी के हिस्से का काम भी मुझे करना पड़ रहा था। मैं खाना बनाकर साफ़ सफाई करने लगी। जब मुझे कहा गया कि सलमान सदीकी के कमरे को भी साफ़ करना है, मैं इसके कमरे में गई तो कमरा खाली था। मैं पुरसुकून होकर सफाई करने लगी थी कि मेरी नज़र मेज़ पर पड़ी सलमान सदीकी की तस्वीर पर गई, जिसमें मुस्कुराता हुआ वो दुनिया का सबसे डैशिंग इंसान मालूम हो रहा था। मैं इस तस्वीर के पास गई और उसे उठाकर अपने हाथ इस पर फेरने लगी थी। मैं मोहब्बत भरी नज़रों से इस तस्वीर को देख रही थी कि जब मेरे हाथ से किसी ने फ्रेम ले लिया, और ये देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि सामने सलमान सदीकी खड़ा था। मैं सटपटा कर वहाँ से भागने ही लगी थी कि जब उसने मुझे आवाज़ देकर रोक दिया।
मेरी टांगें कांप रही थी इस वक्त और मुझे ज़रा हिम्मत नहीं थी कि मैं पलटकर उसे देखती। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, और मेरे जैसी के लिए तो हद दर्जा नामुमकिन था। हुआ कुछ यूँ कि मैं कांपती टांगों के साथ आंखें बंद किए खड़ी थी कि जब सलमान सदीकी ने मुझे आंखें खोलने के बाद जो दिखाया वो देखकर मैं दंग रह गई। मैंने देखा कि सलमान सदीकी रेशमा सदीकी का बेटा, जिसे सारी दुनिया अकड़ू और गुस्सेल कहती है, वो हाथ में सुर्ख गुलाब लिए घुटनों के बल मेरे सामने बैठा अपने दिल में मेरे लिए जन्म लेते जज्बात का इकरार कर रहा था। और मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे मैं अभी बेयकीनी से मर ही जाती। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखती की देखती रह गई। मेरे ख्वाब सच हो गए थे। मैं नौकरानी से रानी बनाने के लिए चुन ली गई थी, लेकिन इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या ही करूं। तो मैं बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ भागी थी, और फिर दरवाज़ा खोलकर मैं चंद पल रुकी और फिर पलटकर सलमान सदीकी के हाथ से सुर्ख गुलाब लिया और शर्मा कर वहाँ से भाग गई थी। मैं जो कभी खुद को दुनिया की बदकिस्मत लड़की तस्वुर करती थी, आज खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। मैं हवाओं में थी, और जब मैं घर पहुंची तो माँ ने किसी बात पर डांटा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा था। और इस रात पहली बार मैंने अब्बू के ख्वाब से हटकर एक ख्वाब देखा था, सलमान सदीकी का ख्वाब। इस दिन मेरा बरसों पुराना ख्वाब बदल गया था, वो ख्वाब जिसमें मैं खुद को अपने अब्बू के साथ देखती थी। और आज जो ख्वाब देखा उसमें मैंने खुद को सलमान सदीकी का हाथ थामे देखा था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो शख्स मेरे सामने झुककर बैठा जो दुनिया को पांव की ठोकर परखता था। इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। मैं जो कोठी पर ना जाने के 100 बहाने तलाश करती थी, अब मैं हंसी खुशी वहाँ जाने लगी। सलमान सदीकी रोज़ मेरा मुंतज़िर होता था। वो मेरे कान में मीठी सरगोशियाँ करता था और मुझे यकीन दिलाता था कि वो ताउम्र मेरा रहेगा और मैं उसकी रहूँगी। मैं उसके मोहब्बत भरे जुमलों पर शर्म से लाल हो जाती थी। वो मेरे लिए तोहफे लाता था जिन्हें मैं अम्मा से छुपा कर घर ले जाती थी और कांता को दिखाती थी। मैंने कांता से कुछ भी नहीं छुपाया था। वो इससे सबको हैरत से सुनती थी। वो इस बच्चे की तरह थी जो इस सबसे नावाकिफ़ थी, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली खुशी देखकर वो समझ जाती थी कि मोहब्बत जो कोई भी शय है, लेकिन बड़ी दिलचस्प शय है जो सिर्फ मुस्कुराना सिखाती है। मेरी आदतें, मेरे तौर तरीके बदल रहे थे जो सबसे तो छुपे रह सकते थे, लेकिन एक ऐसी हस्ती थी जिससे मैं ये सब कुछ नहीं छुपा सकी, और वो थी मेरी माँ। बेटियों की माँओं की आंखों में एक्सरे मशीन फिट होती है जो सब कुछ फ़ौरन से जांच और पहचान लेती है, और मेरी माँ ने भी समझ लिया। भला माँओं से कुछ कहा जा सकता है, वो तो चेहरे पढ़ लिया करती हैं, और मेरी माँ ने भी पढ़ लिया था। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब अम्मी ने कहा भी कुछ नहीं था, वरना वो तो हर छोटी छोटी बात पर काट खाने को दौड़ा करती थी। और एक दिन तो अम्मा ने रंगे हाथों पकड़ भी लिया, लेकिन कहा कुछ नहीं, वरना मुझे लगा था कि मुझे अम्मा बालों से घसीटती हुई लेकर जाएगी घर। लेकिन जहाँ मैं बदल गई थी वहाँ अम्मा भी बदल गई थी। उसके अंदर से सारा गुस्सा निकल चुका था और अब वो शांत रहती थी। इस दिन मैं और अम्मा एक साथ कोठी पर गई थी। मैं खाना बनाकर फारिग हुई तो किचन के पास से गुजरते सलमान सदीकी ने मुझे बैकयार्ड में आने का इशारा किया। मैं सबसे छुपते छुपाते वहाँ से निकली थी, लेकिन 2 आंखों ने मुझे फिर भी देख ही लिया था। मैं बैकयार्ड में आई जहाँ सलमान सदीकी पानी के फुआरे के पास खड़ा था। मैं इसके पास गई तो इसने मुस्कुराते हुए एक ज्वेलरी बॉक्स मेरे सामने किया। ये मेरा आज का गिफ्ट था, और सलमान तो मुझे रोज़ ही तोहफे देता था, और उसकी और मेरी मोहब्बत को शुरू हुए जितने भी दिन हुए थे सबकी गिनती के मुताबिक ही मेरे पास तोहफे थे, और वो तोहफे थे भी बहुत कीमती। आज वो मेरे लिए सोने का लॉकेट लाया था और फिर वो मुझे अपने हाथों से पहनाने लगा। मैं उसकी तरफ कमर किए खड़ी थी और मैंने महसूस किया था कि लॉकेट पहना के उसके हाथों की उंगलियां मेरी गर्दन और कमर को टच कर रही थी। लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि इतना तो नज़रअंदाज कर ही दिया जाता है मोहब्बत में। लेकिन फिर मुझे लॉकेट पहनाने के बाद सलमान सदीकी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा था। मेरी पुश्त उसकी तरफ थी और वो फुआरे के नीचे हो गया था जहाँ से पानी हम पर बहने लगा था, और इसी पल मुझे काफ़ी अजीब महसूस हुआ। मैं भीगने लगी थी और सलमान के हाथ नामहसूस तरीके से
میرے بدن پر سرسرانے لگے تھے۔ مجھے اس کے لمس سے ایک دم وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے ایک دم سے اچھا لگنا بند ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، امی کی کڑکدار آواز سے ہم دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ اماں شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور میں ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اماں سارا دن خاموشی سے کام کرتی رہی تھی، اور شام کو جب ہم گھر گئے تو اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں کافی شرمندہ سے تھی۔ اماں نے مجھے نہ غصہ کیا، نہ ہی کوئی گالی دی تھی، بلکہ وہ تو بہت آرام سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور یہی چیز تو مجھے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کب سے چل رہا ہے یہ سب، تو میں نے سر جھکائے اماں کو بتا دیا کہ پچھلے 2 ماہ سے، اور اماں نے یوں سر ہلایا جیسے سمجھ گئی ہوں کہ سلمان صدیقی اس بار 1 ماہ سے زیادہ کیسے پاکستان میں رہ گیا۔ اس کے بعد اماں نے جو پوچھا وہ پوچھتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑائی تھی اور آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اماں نے پوچھا کوئی حد ہے جو میں نے اس سے امیر زادے کی محبت میں توڑ دی ہے، تو میں نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں جیسی پہلے تھی آج بھی ویسی ہی تھی۔ شاید اماں کی دعائیں ہی تھیں جو میں سلمان صدیقی کے گندے مقاصد پورے نہ کر سکی، اور اس کے وہ گندے مقاصد مجھے آج ہی پتہ چلے تھے جب وہ مجھے غلط جگہ پر چھو رہا تھا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنے ماضی کی کتاب کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا، وہ ماضی جسے میں جاننا چاہتی تھی لیکن امی نے کبھی بتایا نہیں تھا۔ لیکن اب شاید انہیں لگا تھا کہ مجھے کچھ ایسا بتانا چاہیے جس سے مجھے سبق ملے، اور تب اماں نے سوچا وہ اپنے اور ابو کی کہانی سنا دیں۔ امی نے سنانا شروع کیا تو کانتا بھی پاس آ بیٹھی تھی۔ امی نے بتایا میں ایک غریب منشی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی جو سال کے 12 مہینے مسلسل اپنے مالکوں کے ساتھ دن رات کام کرتا تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میرے ابو ہی میری ماں بھی تھے اور میرے باپ بھی، بلکہ میرے لیے دنیا کا ہر رشتہ میرے ابو تھے۔ میں منشی کی بیٹی تھی، لیکن ابو نے مجھے زندگی ایسی دی جیسے میں کسی بادشاہ کی بیٹی ہوں، اور میرے لیے میرے ابو بادشاہ ہی تھے۔ ابو جن کے گھر کام کرتے تھے انہی کی طرف سے ہمیں سرونٹ کوارٹر ملا ہوا تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ مالک کافی اچھے تھے، البتہ مالکن تھوڑی سخت مزاج تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بڑا بیٹا اسفندیار اور دوسری بیٹی تھی جس کا نام کومل تھا۔ کومل بھی اپنے ابو کی طرح کافی اچھی تھی اور میری اس سے دوستی بھی تھی، جبکہ اسفندیار 1-2 بار سے زیادہ پاکستان آیا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے صرف تصویروں میں دیکھ رکھا تھا، لیکن وہ مجھے تصویروں میں بھی کافی اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس کی بہت سی تصویریں سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں اور منتظر تھی کہ وہ پاکستان آئے تو اسے بتاؤں کہ کیسے میں نے اس کی تصویریں سنبھال کر رکھی ہیں، اور آگے وہ جان جائے گا کہ میں کیوں رکھی تھی۔ میں روز باتوں باتوں میں کومل سے پوچھتی کہ اسفند کب آئے گا، اور ایک دن میرا انتظار ختم ہوا، وہ آ گیا، لیکن میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں کیونکہ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصہ اس کی ناک پر ہوتا تھا اور گردن اکڑائے رکھتا تھا، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اور ہم جیسے ملازموں سے تو بات کرنا بھی وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اور ایسے حالات میں میں کیسے اسے بتاتی کہ میں نے اس کا بہت انتظار کیا ہے اور بچپن کی ایک ایک چیز سنبھال کر رکھی ہے۔ مجھے لگنے لگا کہ میری محبت آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، اور تب میں امید ہار گئی۔ لیکن ایک دن اسفندیار ہمارے سرونٹ کوارٹر میں آ گیا۔ میں حیران کہ کہاں وہ ملازموں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور کہاں ہمارے سرونٹ کوارٹر میں آ گیا ہے، اور تب اس نے جو چیز مجھے پکڑائی تھی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور پیروں تلے سے زمین مارے شرمندگی کے کھسک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میری ڈائری تھی جو جانے مجھ سے کہاں رہ گئی تھی اور اس سے مل گئی تھی۔ میں پچھلے 2 دن سے اپنی ڈائری ڈھونڈ رہی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر ڈائری اس کے پاس تھی تو یقیناً اس نے پڑھ رکھی ہوگی، اور یہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی کہ وہ ابو کو بتا دے گا یا میری بے عزتی کرے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے ڈائری کھولی تو پہلے صفحے پر لکھے چند الفاظ پڑھ کر میری روح فنا ہوئی تھی، جیسے وہ اسفندیار نے لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے جانے جانا۔ اور میں تو پڑھ کر پگھل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسفندیار نے مجھ سے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ یہ عمر ہوتی ہی ایسی ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے اور پھول دینے والے کے ہاتھ میں ذلت کے پتھر نظر نہیں آتے۔ میں بہت خوش تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری محبت آگے بڑھنے لگی، اور ایک دن اسفندیار کو میرے قریب اور بہت قریب آنے کی خواہش ہوئی، لیکن میں محبت کی مدہوشی میں بھی ہوش کو نہیں کھو سکتی تھی۔ میں نے نکاح کی شرط رکھ دی،
और वो अगले दिन मुझे शॉपिंग पर जाने के बहाने लेकर कोर्ट गया और वहाँ हम दोनों ने निकाह कर लिया। असफंदयार ने कहा कि वो कुछ दिनों तक सबको बता देगा और फिर वो कोर्ट से लेकर मुझे अपने फ्लैट पर आया, जहाँ हम दोनों ने कई घंटे एक दूसरे की मोहब्बत में डूबकर मदहोशी के आलम में गुजारे थे। शाम को वो मुझे वापस घर ले आया था और फिर रोज़ यही होने लगा। वो किसी न किसी बहाने मुझे अपने फ्लैट पर ले जाता था या सबसे नज़र बचाकर वो मुझे अपने कमरे में ले जाता था और फिर कई घंटे हम दोनों एक दूसरे के नाम कर देते थे। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था, लेकिन असफंदयार हमारी शादी के बारे में सबको बताने पर तैयार नहीं था और इसी दौरान मैं उम्मीद से हो गई और तब मेरे अब्बू को भी पता चल गया। मैंने अब्बू को सारी बात बताई तो वो मुझे लेकर मालिकों के घर आए और सारी बात की। मालिक ने असफंदयार को बुलाकर पूछा तो वो साफ मुकर गया और मुझसे निकाह का सबूत मांगा जो मेरे पास नहीं था। मैं झूठी साबित हो गई और यूं मुझे और तेरे नाना को धक्के मारकर असफंदयार ने निकाल दिया। उससे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, इसे बस अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी थी जो वो मुझे निकाह का चारा डालकर कर चुका था। इसके बाद उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ से निकलकर हालात मुश्किल थे, लेकिन तेरे नाना ने मुझे रवायती बापों की तरह कुछ भी नहीं कहा, बल्कि गलती होने पर मुझे माफ़ कर दिया। हम असफंदयार के घर से निकले और शहर छोड़कर यहाँ आ गए इस कच्ची बस्ती में। और फिर तुम दोनों पैदा हुई। तुमने हमेशा अपने बाप का नाम जानना चाहा, लेकिन मैं अपनी बेटियों को असफंदयार जैसे शख्स का नाम नहीं देना चाहती थी, बल्कि अपने बाप जैसे अजीम शख्स का नाम देना चाहती थी जो मैंने दिया। और साथ ही मैं ये भी चाहती थी कि तुम लोग अपने बाप से नफ़रत ना करो, इसलिए मैंने तुम्हारे तड़पने के बावजूद तुम्हें कभी तुम्हारे बाप की असलियत नहीं बताई। जैसा भी था, तुम दोनों का तो बाप था। मेरी नफ़रत वो डिज़र्व करता था और है, लेकिन तुम दोनों की नफ़रत ना वो डिज़र्व करता था और ना ही है। इस दिन हम तीनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के कंधे पर सर रखे बहुत रोई थीं और मुझे तो खुद से घिन आई थी कि सारी उम्र मैंने सिर्फ 2 लोगों के साथ के ख्वाब देखे थे, अब्बू और सलमान सदीकी, और दोनों ही दरिंदे निकले। इसी रात अम्मी ने फैसला किया कि हम ये शहर छोड़ जाएंगे, क्योंकि सलमान सदीकी से इसी के शहर में रहकर बच जाना नामुमकिन था। हमने रातों रात ही सारे इंतजामात किए और बिना किसी को कुछ भी बताए चले गए। इस शहर से निकले और एक दूसरे शहर में आ बसे। अम्मी ने वहाँ भी अपने लिए नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन मुझे हैरत हुई कि अम्मी अब भी कांता को छुपा छुपा कर रख रही थी। अम्मा ने वहाँ के लोगों को भी यही बताया कि उनकी एक ही बेटी है और मुझे भी चुप रहने का कहा, क्योंकि अगर सब कांता के बारे में जान लेते तो उसकी कमी को भी जान जाते और इसकी कमी की वजह से मेरी शादी ना होती। अम्मी ने मेरी शादी की कोशिशें फिर से तेज़ कर दी और आखिरकार उन्हें एक लड़का पसंद आ ही गया। लड़के का नाम काशिफ था और वो सरकारी क्लर्क था। उन्हें भी यही बताया गया कि मैं एक ही हूँ, ना मेरी कोई बहन है ना ही कोई भाई है। मेरी शादी सादगी के साथ काशिफ के साथ हो गई थी। काशिफ के घर में सिर्फ 2 लोग थे, काशिफ और उसकी माँ, और अब हम 3 लोग थे। काशिफ काफ़ी डिसेंट और अच्छा लड़का था और बेहतरीन शौहर था। इसकी माँ भी अपने काम से काम रखने वाली सास थी। शादी को कुछ अर्सा गुजरा था कि मेरी सास को याद आने लगा कि अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। वो हर रोज़ यही बात किए जाती थी और इसी बीच हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन कोई अच्छी खबर ना आई थी। और इसी बीच एक बड़ा तूफान आया। एक क़यामत थी जो बर्पा हुई थी। वो 7 आसमान थे जो मुझ पर गिरे थे। मेरी माँ मर गई थी, इन्हें हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद कांता के पास कोई भी नहीं था। वो तो बहुत डरपोक थी, अकेले कैसे रहती। और तभी मैंने दुनिया को सच बताने का फ़ैसला किया और कांता को लिए अपने ससुराल आ गई और सबको बता दिया कि कांता मेरी बहन है। काशिफ मुझसे लड़ने लग गया कि मैंने उससे सच छुपाया और वगैरह वगैरह। साफ लग रहा था कि वो 2 साल के रिश्ते से अब उकता गया था। और मेरी सास, जिसे मैं एक अच्छी औरत समझती थी, उसने कांता को देखते ही कहा कि इतनी हीरा लड़की माँ ने छुपा रखी थी और हमें क्या बदजुबान और बदसूरत पकड़ा दी। काशिफ ने भी अपनी माँ की तायद की और खड़े खड़े मुझे तलाक देकर कांता से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मुझे एक बार फिर से कांता से हमदर्दी करने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। वो खड़े खड़े मेरा बसा बसाया घर खा गई थी। मैं उसे लिए वापस अपने मैके आ गई, क्योंकि अब मैं तलाक याफ्ता हो चुकी थी। मैंने कांता को खूब बुरा भला कहा और ये भी कि अम्मी ठीक कहती थी।
कांता को देखकर कोई मेरे साथ घर नहीं बसाएगा, और यही हुआ। लेकिन मैं वो राज जानना चाहती थी जो सारी जिंदगी माँ ने छुपा कर रखा हुआ था। मैं वो कमी जानना चाहती थी जो कांता में थी, क्योंकि मुझे तो कांता परफेक्ट ही लग रही थी। मैंने कांता को खूब सुनाई और फिर से वो कमी मुझे दिखाने को कहा जो माँ ने सारी उम्र छुपा कर रखी थी, ताकि मैं काशिफ को बताऊं और कहूं कि करो अब शादी कांता से। लेकिन जब कांता ने रोते हुए मुझे अपने जिस्म पर वो चीज़ बताई जो मेरी रूह काम कर रह गई, क्योंकि वो कमी जिसे माँ कांता की कमी बताती थी वो कांता की नहीं बल्कि मेरी कमी थी। कांता के जिस्म पर मेरा अनमोल रतन लगा हुआ था, वो अनमोल रतन जो किसी भी औरत को मुकम्मल करता है। मेरे जिस्म का एक अहम हिस्सा कांता के दाएं गुर्दे की तरफ कुदरती तौर पर जुड़ा हुआ था, और कांता के पेट की वो जगह थोड़ी फूली हुई थी। मुझे बहुत कुछ ऐसा पता चला जो पहले नहीं था। पता मैं और कांता जुड़वा थी और एक साथ पैदा हुई थी, लेकिन कांता ने पैदा होने के 5 मिनट बाद सांस लेना शुरू किया। इसलिए अम्मी कहती थी कि कांता मुझसे 5 मिनट छोटी है। कांता का और मेरा जिस्म पैदाइशी तौर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हमारे पेट आपस में जुड़े हुए थे और मेरी बच्चेदानी कांता के पेट के साथ जुड़ी हुई थी, जो ऑपरेशन से अलहदा करने के बाद भी जुड़ी रह गई, और मज़ीद ऑपरेशन करने की सूरत में कांता की जान भी जा सकती थी। इसलिए जो जैसा था उसे वैसा ही छोड़ दिया गया, और यूँ कांता मेरे वजूद के हिस्से को अपने साथ लिए बड़ी हुई थी। माँ ने चाहा कि वो मेरी शादी कर दें, क्योंकि कांता की इस हालत के साथ शादी मुमकिन नहीं थी, और मुमकिन तो मेरी भी नहीं थी। लेकिन माँ मर्द से ही धोखा खाने के बाद मर्द पर ही यकीन किए बैठी थी कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बांझपन की कमी को कबूल कर ले। दुनिया में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो कबूल कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिस्से में वैसा मर्द नहीं आया था। मैंने कांता को गले लगा लिया जो इतना बड़ा बोझ उठाए फिर रही थी। वो वाकई मोहब्बत किए जाने के काबिल थी, और इसी दिन हम दोनों बहनों ने सोच लिया कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। कांता अच्छी शेफ थी और कुछ रकम भी पास थी, जिससे अपने कारोबार का रिस्क तो लिया जा सकता था। और यूँ मैंने और कांता ने टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी, जो बहुत कम अरसे में खासी मशहूर हो गई थी, और काम बढ़ गया तो हमने एक कमरा और वर्कर्स भी रख लिए, और आज पूरे शहर में सामिया का सा और कांता का नता से मिलाकर बनाया गया सांता टिफ़िन सर्विस जो मशहूर है।